नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन ब्लॉक 1 बाल अनुरक्षण व विकास परिचय इकाई 3 विकास के सिद्धांत 3.1 प्रस्तावना। पिछली इकाइयों में आपने बच्चों के अनुभवों और बाल विकास के विषय की कुछ मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि विकास का एक सार्वभौम पैटर्न होता है। विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं। इस इकाई में आप इन्हीं सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। विकास कई कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों को मुख्यतः 2 वर्गों में रख सकते हैं, आनुवंशिकता और परिवेश वातावरण। डंडा इस इकाई में आप यह भी पढ़ो कि आनुवंशिकता और वातावरण विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विकास के सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे, आनुवंशिकता और परिवेश का अर्थ समझ सकेंगे और यह बता सकेंगे कि दोनों परस्पर मिलकर विकास के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं। 3.2 विकास के सिद्धांत। इस खंड की दूसरी इकाई में आपने विकास की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा। क्या आपको वह याद है? वे हैं, विकास क्रमिक और प्रगतिशील होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आते हैं वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। इस मार्ग में आप उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो विकास को निर्धारित करते हैं। 3.2.1 विकास की दिशा। शारीरिक और क्रियात्मक विकास 2 दिशाओं में होता है। एक दिशा है सिर से पैर की दिशा। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। दूसरे शब्दों में, संरचना और प्रकारों में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में होता है, तत्पश्चात धड़ में यह सुधार लेता है और अंततः सुधार डंगों वाले क्षेत्र में होता है। यह सिद्धांत प्रसव पूर्व, जन्म से पूर्व तथा प्रसवोपरांत, जन्म के बाद विकास दोनों में लागू होता है। यह देखा गया है कि पूर्ण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़ और तदोपरांत टौगे विकसित होती है। वस्तुतः गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात पूर्ण की पूरी लंबाई का आधा हिस्सा सिर की लंबाई होती है। पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर की वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि शरीर के शेष हिस्सों का विकास साथ साथ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से विकसित होता है। विकास की दिशा के संदर्भ में यह बताना महत्वपूर्ण है कि जब शरीर का एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा होता है, तो उसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित तो होते हैं, परंतु उनके विकास की दर तीव्र गति से विकसित होने वाले हिस्से की अपेक्षा धीमी होती है। अतः प्रसव पूर्व काल में कि सिर का हिस्सा तीव्रतम गति से विकसित हुआ तो स्वाभाविक है कि जन्म के समय शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यह ज्यादा विकसित होगा। जन्मोपात विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जन्म के पश्चात धड़ की वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके पश्चात बाहों और डंगों की वृद्धि की दर तीव्र होती है। जन्म से परिपक्व होने तक शरीर के विभिन्न मार्गों के आकार में वृद्धि पर ध्यान दें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। जन्म से परिपक्व होने तक सिर का आकार केवल दुगुना होता है, जबकि शरीर के निचले भागों को वयस्क आकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। वयस्क होने तक धड़ का हिस्सा लंबाई में 3 गुना, बाहें एवं हाथ लंबाई में 4 गुना और चंगे एवं पैर लंबाई में 5 गुना बढ़ते हैं। क्रियात्मक विकास भी सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रित होती हैं, जिसके फलस्वरूप आंखों और चेहरे की गतिविधियां नियंत्रित होती है। तत्पश्चात गर्दन की मांसपेशियां नियंत्रित होती है, बाद में धड़ और बाजू और अंत में डंगों की मांसपेशियों पर नियंत्रण में पाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि बैठ पाने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व बच्चे पहले सिर को टिकाना सीखते हैं और चलना सीख पाने से पहले बैठने योग्य हो जाते हैं। शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दूसरी दशा है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी विकास की प्रगति बहिर्गामी, अंदर से बाहर की ओर होती है। चित्र 3.1 में शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है।
जो अंग और मांसपेशियों शरीर के अक्ष के नजदीक होती है वे पहले विकसित होती है और जो अक्ष से दूर होती हैं वे बाद में विकसित होती हैं। जन्म पूर्व सिर, सुषुम्ना, हृदय और उदर, जो शरीर के मध्य में होते हैं, पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाहें व टांगे जो कि अक्ष से दूर होती हैं, बाद में विकसित होती हैं और अगलियां व पंजे, जो बिल्कुल अंतिम छोर पर होते हैं, सबसे अंत में विकसित होते हैं। यह सिद्धांत क्रियात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सबसे पहले बालिका कंघों की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए बाहों को नियंत्रित रूप से हिला पाती है। ये मांसपेशियां अक्ष के पास होती हैं। धीरे धीरे बालिका कोहनी की मांसपेशियों तत्पश्चात कलाई की और सबसे अंत में अंगुलियों की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाती है। यदि आप शिशु को किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखें तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 3 महीने की बालिका पास पड़ी वस्तु को लेने के लिए अपनी पूरी बाह का प्रयोग करती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है वह पास पड़ी वस्तुओं तक पहुंचने के लिए केवल कोहनी का प्रयोग करती है। इसी प्रकार एक वस्तु उठाने के लिए बालिका पहले पूरे हाथ का प्रयोग करती है। वस्तुओं को केवल अंगुलियों से उठाना वह बाद में सीखती है। इससे स्पष्ट है कि बालिका अंगुलियों की मांसपेशियों, जो शरीर के सिरे पर होती हैं, के प्रयोग से पहले कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करती है, जो मध्य के पास होती है डंडा। इसी प्रकार बालिका पंजों पर नियंत्रण से पहले अपनी टांगों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाती है। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि बालिका पहले शरीर की बड़ी मांसपेशियों, जैसे कि कैघे, में तालमेल कर पाती है क्योंकि वे मध्य के समीप है और इसके बाद ही छोटी मांसपेशियों में तालमेल करती है, जैसे अंगुलियों और पंजे, जो सिरे की ओर होते हैं। चित्र 3.2 विकास के दोनों सिद्धांत सिर से पैर और मध्य से सिरे की ओर दर्शाता है। चित्र 3.2 विकास की दिशा मध्य से बाहर। चित्र 3.1 केंद्रीय कक्ष। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3.2.2 विकास की गति। विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नताएं। आपने पढ़ा है कि सभी बच्चों में विकास का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। उदाहरणतः क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सभी बच्चे पहले करवट लेना, बैठना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना, चढ़ना आदि क्रमशः सीखते हैं। प्रत्येक बालिका विकास की इन अवस्थाओं से गुजरती है। पिछली इकाई में आपने यह पढ़ा था कि बच्चे भिन्न उमामय क्षमताएं प्राप्त करते हैं। संभवतः एक बालिका 9 माह में चलना आरंभ करे और दूसरी 13 महीने की उम्र में। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि विकास का अनुक्रम तो निश्चित होता है किंतु विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। इसीलिए विकास के एक विशेष चरण तक पहुंचने या एक विशेष क्षमता प्राप्त करने की उम्र में वैयक्तिक भिन्नताएं होगी। विकास में इन वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण कुछ बच्चों को तो 3 वर्ष की उम्र में ही रंगों की पहचान हो जाती है और उनके नाम सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे 5 वर्ष की उम्र में यह सीखते हैं। संभवतः एक लड़की का मासिक धर्म 10 वर्ष की उम्र में आरंभ हो और दूसरी का 13 वर्ष की आयु में। ऐसा भी संभव है कि एक लड़के की वृद्धि तीव्र हो और वह 12 वर्ष की उम्र तक अपनी पूरी लंबाई तक पहुंच जाए, जबकि एक अन्य बच्चे की वृद्धि धीमी हो और वह 16 वर्ष की उम्र तक ही अपनी पूरी लंबाई प्राप्त कर पाए। विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताएं। लड़कों और लड़कियों के विकास की गति में भिन्नताएं होती हैं। जन्म पूर्व में लड़के की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। इस कारण जन्म के समय बालिकाओं का कंकाल तंत्र बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। लड़कियों में यौवनारंभ लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले होता है। 3.2.3 विभेदीकरण और एकीकरण। विकास विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। आइए इसे निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझें। अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है, जिसे युग्मनज ज़ायगोट कहते हैं। यह युग्मनज फिर बहुत तीव्र गति से कोशिकाओं में बढ़ता है। यह सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती हैं। फिर ये कोशिकाएं विभिन्न विशेषताएं प्राप्त करके भिन्न ऊतक बन जाते हैं, जैसे इंद्रियां, हड्डियां, रक्त आदि। प्रत्येक ऊतक का एक विशेष कार्य होता है। ये विभिन्न ऊतक बाद में एक दूसरे के साथ समन्वयन से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बनते हैं। जयुग्मनज की एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों,
जैसे स्नायु व हड्डियों में परिवर्तित होती है, तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण का अर्थ है कि विकास सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उपरोक्त प्रक्रिया में आपने यह देखा कि विकास के कारण एक जैसी कोशिकाएं जटिल ऊतकों में परिवर्तित होती है और प्रत्येक ऊतक के अपने विशेष कार्य होते हैं। विभिन्न ऊतकों के समन्वयन से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। एकीकरण का अर्थ शरीर के विभिन्न भागों के समन्वयन से है, जिससे एक जटिल संरचना बनती है। इसका तात्पर्य विभिन्न व्यवहार स्वरूपों बिहेवियर पैटर्न्स में समन्वय से भी है। इसके कारण व्यवहार में और अधिक जटिलता आती है। विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत विकास के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आइए देखें कि सामाजिक विकास में यह सिद्धांत कैसे लागू होता है। नवजात बालिका सभी चेहरों को देखकर मुस्कुराती है। इसका कारण है कि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं है। कुछ समय बाद वह इन चेहरों में से मां का चेहरा पहचानने लगती है और केवल उसी को देखकर मुस्कुराती है। धीरे धीरे बालिका उन लोगों को पहचानना आरंभ करती है जिनके साथ उसकी निरंतर अंतःक्रिया होती है और वह उन्हीं जाने पहचाने चेहरों को देखकर मुस्कुराती है। अतः इस प्रकार वह अपरिचित और परिचित व्यक्तियों के चेहरों में भेद करना सीखती है। वह अन्य लोगों और मां के स्पर्श और गंध में भी भेद करना सीखती है। फिर वह मां के चेहरे, आवाज, गंध और स्पर्श का एकीकरण करती है और यह समझने लगती है कि ये सभी पहलू एक ही व्यक्ति से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास भी विभेदीकरण व एकीकरण से होकर गुजरता है। बालिका पहले अधिक और कम में भेद सीखती है। इस विभेदीकरण के कारण ही बाद में उसे अंकों जैसी विशिष्ट संकल्पनाओं का ज्ञान होता है, अर्थात वह 1, 2, 3 आदि का अर्थ समझने लगती है। इन संकल्पनाओं के एकीकरण के आधार पर वह जोड़, घटाना, गुना और भाग जैसी कई जटिल संकल्पनाएं सीखती है। इसी प्रकार बालिका 13 महीने की उम्र में चलना सीखती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, चलने के स्वरूप में विभेदीकरण होने लगता है और वह फुदकने, दौड़ने, कूदने आदि लगती है। जब बालिका चलना सीखती है तो वह केवल आनंद के लिए चलती है। बाद में वह किसी वस्तु को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए चलती है। चलना वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से एकीकृत हो जाता है। 3.2.4 निर्णायक अवधियां। बालिका के जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जो उसके विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। इन अवधियों में यदि बालिका के अनुभव अनुकूल हो तो उसके विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतिकूल अनुभव विकास में बाधक हो सकते हैं। कभी कभी तो प्रतिकूल अनुभवों से हुई हानि को सुधारा भी नहीं जा सकता। वे अवधियां जब बालिका अपने परिवेश की परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, निर्णायक अवधियों या संवेदनशील अवधियां कहलाती है। निर्णायक या संवेदनशील अवधि जीवन की वह अवधि है जब परिवेशी परिस्थितियों बालिका के विकास पर अधिकतम प्रभाव डालती है। विशिष्ट अनुभव अन्य अवधियों की अपेक्षा इस अवधि में बालिका के विकास को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह अवधियां विकास के लिए निर्णायक होती हैं क्योंकि इनके दौरान बालिका विशेष कौशल सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होती है। उदाहरणतः बालिका बोलना तब प्रारंभ कर पाती है जब उसका स्वरतंत्रों, ओठ और जीभ पर नियंत्रण हो जाता है और उसका मस्तिष्क इस कार्य के लिए विकसित हो जाता है। अर्थात बोलने के लिए बालिका का जैविक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जैविक रूप से तैयार होना ही परिपक्वता कहलाता है। तथापि परिपक्व होने के अतिरिक्त बोल सकने के लिए बालिका को भाषा सुनने के अवसर भी आवश्यक रूप से मिलने चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग 12 महीने की उम्र में बालिका पहला शब्द बोलती है। इससे पहले यद्यपि बालिका शब्दों को समझती है परंतु वह उन्हें बोल नहीं पाती और ऐसा भरसक प्रलयों के बाद भी संभव नहीं होगा क्योंकि अभी वह जैविक रूप से परिपक्व नहीं है, परंतु भाषा सुनने व बोलने के अवसर भी महत्वपूर्ण हैं। यदि यह अवसर उसे उपलब्ध नहीं होते तो वह परिपक्व होने के बावजूद भी बोल नहीं पाएगी। यह तथ्य बधिरों संबंधी अध्ययन से स्पष्ट होता है। जो बच्चा भाषा सुन नहीं सकता वह बोल भी नहीं पाएगा। इस प्रकार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ऊंचा सुनने वाले या बहरे बच्चे तब तक बोलना नहीं सीखते जब तक उन्हें भाषा सुनवाने के प्रयास न किए जाएं, जैसे कि श्रवण सहायक साधनों हियरिंग एड्स
के माध्यम से ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः बच्चों में ध्वनियों में भेद कर पाने की तत्परता होती है और इसीलिए वे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बोलना सीखते हैं। इस प्रकार जीवन के प्रथम कुछ वर्ष भाषा अर्जन के लिए निर्णायक माने जाते। आप यह तो समझ गए होंगे कि निर्णायक अवधि वह अवधि है जब बालिका कोई कौशल प्राप्त करने के लिए जैविक रूप से तैयार होती है। इस अवधि के दौरान बालिका के अनुभव अनुकूल होने चाहिए। उपर्युक्त उदाहरण में भाषा सुनने और अभ्यास करने के अवसर जो उसे कौशल प्राप्त करने में सहायक होंगे। यदि अनुकूल अनुभव निर्णायक अवधि के बाद होते हैं तब बालिका को सीखने में कठिनाई होगी। प्रसव पूर्व विकास में भी निर्णायक अवधियां होती हैं। ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह शरीर के अधिकांश तंत्रों के लिए निर्णायक होते हैं और इन 3 महीनों के दौरान हानिकारक परिवेशी कारकों के कारण विकास संबंधी प्रमुख विकार आ सकते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने प्रसव पूर्व विकार के भ्रूण और प्रारंभिक गर्भ की अवधियों के अनुरूप होते हैं। इसी दौरान कोशिका विभेदन, ऊतक शिष्यीकरण और अंगों का निर्माण होता है। परिणामस्वरूप इसी अवधि में अधिकांश हानिकारक परिवेशी घटक जन्मे बच्चे पर अधिकतम प्रभाव डालते हैं। बाद के महीनों में गर्म परिवेशी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मां के गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे में जर्मन खसरे से अंधापन, बहरापन, हृदय विकार, मस्तिष्क क्षति और मुजा संबंधी विकृतियां आ सकती है, लेकिन ये सब इस पर निर्भर करता है कि विकासात्मक क्रम की किस विशेष अवधि में मां इस रोग से ग्रस्त हुई। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में यदि मां इस रोग से पीड़ित होती है तो गर्भ को काफी क्षति हो सकती है, लेकिन अगर गर्भावस्था के बाद के महीनों में उसे जर्मन खसरा होता है तो इससे गर्भ को कोई उल्लेखनीय हानि नहीं होती। इस प्रकार उपर्युक्त विशेष उदाहरण में हमने देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों ने विकास की निर्णायक अवधि के दौरान ही अधिकतम प्रभाव डाला। भावात्मक विकास में भी निर्णायक अवधियां होती है। प्रथम 6 महीनों में बालिका अपना पहला सामाजिक संबंध पालनकर्ता से स्थापित करती है, जो कि प्रायः माता होती है। अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि बालिका यह संबंध तभी बना सकती है जब पालनकर्ता स्नेहशील हो और उसका पालन पोषण करती हो। जो बच्चे पहले 6 महीनों में भावात्मक संबंध नहीं स्थापित कर पाते वे व्यथित व बेचैन दिखते हैं। वे अपेक्षाकृत अधिक रोते हैं, भयभीत रहते हैं और लोगों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखाते तथा सामाजिक संबंध बनाने से पीछे हटते हैं। यदि यह स्थिति जारी रहे और 6 महीने के बाद भी बालिका अन्य लोगों से संबंध नहीं बना पाए तो मावी जीवन में उसे घनिष्ठ संबंध बनाने में कठिनाई होगी। सामाजिक विकास के लिए जीवन के प्रथम 6 महीने निर्णायक होते हैं। यद्यपि आप पढ़ रहे हैं कि सीखने के लिए निर्णायक अवधियां सर्वोत्तम समय होती हैं, किंतु यह भी याद रखना आवश्यक है कि यह अवधियां ही सीखने के लिए एकमात्र समय नहीं है। बालिका निर्णायक अवधि के बाद भी कौशल प्राप्त कर सकती है, यद्यपि इसमें कठिनाई होगी और संभवतः अधिक समय भी लगे। इस तथ्य को समझने के लिए आइए एक 6.5 वर्ष की बालिका के बारे में पढ़ें जो जन्म से अपनी गूंगी माँ के साथ अकेली रहती थी। इस बालिका ने अभी तक बोलना नहीं सीखा था। फिर उसे 2 वर्ष के लिए विशेष अनुदेश इंस्ट्रक्शंस दिए गए। धीरे धीरे उसने बोलना सीखा और 14 वर्ष की उम्र तक उसकी भाषा सामान्य लगने लगी। बच्चे प्रतिकूल अनुभवों से उभर सकते हैं। ऐसा कई बच्चों के अनुभवों से देखा गया है जो कि जीवन के प्रारंभिक 6 महीनों में पालनकर्ता के स्नेह से वंचित रहे। यद्यपि इन बच्चों में वे लक्षण दृष्टिगत होने लगे जिनका ऊपर वर्णन है, परंतु 6 महीने बाद जब उन्हें एक स्नेहमय वातावरण मिला तब उनके अधिकतर लक्षण लुप्त हो गए और वे व्यक्तियों से संबद्ध होना व संबंध बनाना सीख पाए। बोध प्रश्न 2। 1. निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। सही कथन के आगे सही वे का निशान व गलत के आगे एक्स का निशान लगाइए। क. किसी कार्य को करने की या कौशल सीखने की जैविक तैयारी को परिपक्वता कहते हैं। ख. जैविक तैयारी, अनुभव व अभ्यास के अवसर दोनों ही विकास के लिए आवश्यक है। ग. निर्णायक अवधियां विशेष कौशल सीखने के लिए एकमात्र समय होती है। 3.3 विकास पर प्रभाव।
आपने उपभाग 3.2.4 में पढ़ा कि विकास तभी संभव होता है जब बालिका सीखने के लिए परिपक्व हो और जब उसे सीखने के लिए अवसर भी उपलब्ध हों। जैविक तैयारी या परिपक्वता मुख्यतः आनुवंशिक होती है। बालिका में और भी कई विशेषताएं व लक्षण वंशानुगत होते हैं। आनुवंशिकता एक कारक है जिससे विकास प्रभावित होता है। विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक बालिका के अनुभव और उपलब्ध अवसर होते हैं। ये बालिका के परिवेश से निर्धारित होते हैं। आनुवंशिकता और परिवेश की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप ही विकास होता है। आइए अब हम इन दोनों शब्दों के अर्थ से परिचित हो। परिवेश का संबंध बाहरी परिस्थितियों से है जो विकास को प्रभावित करती है। हम परिवेश को जन्म पूर्व और जन्मोत्तर के संदर्भ में समझ सकते हैं। जन्म पूर्व का वातावरण माँ का गर्भ होता है। माँ के भोजन के प्रकार और मात्रा, उसके शारीरिक श्रम, गर्भावस्था के दौरान हुई कोई बीमारी और खाई गई दवाइयाँ, इन सभी का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माँ की भावनाएं और संवेग भी भ्रूण को प्रभावित करती हैं। जन्म के बाद बच्चे के विकास पर परिवेश का कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसे जन्मोत्तर परिवेश कहते हैं। जन्मोत्तर परिवेश को हम भौतिक और सामाजिक प्रभावों में विभाजित कर सकते हैं। भौतिक परिवेश का तात्पर्य पारिस्थितिक दशाओं से है। खाए जाने वाले भोजन का प्रकार, परिवारजनों के व्यवसाय, रहने का स्थान कितना है, आसपास का वातावरण, सुविधाएं, अस्पताल, बिजली, पानी और संचार के माध्यम, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, ये सभी भौतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक परिवेश का संबंध बालिका की अन्य व्यक्तियों से परस्पर अंतःक्रिया से है। यह अंतःक्रिया परिवार के आकार और प्रकार, लिंग, संस्कृति, धर्म और सामाजिक वर्ग से प्रभावित होती है। परिवेश में ही बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं। आनुवंशिकता का संबंध जन्मजात, इनबॉर्न विशेषताओं व लक्षणों से है। ये विशेषताएं बच्चों में माता पिता से आती है। बालों, त्वचा और आंखों का रंग, नाक नक्श, शरीर की संरचना वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं भी कुछ हद तक वंशानुगत होती है। बच्चों में माता पिता के गुण जीन द्वारा आते हैं। जैविक विकास के संकेत, कोड्स फॉर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, बच्चे में जीन द्वारा ले जाए जाते हैं। कुछ जीन तो सभी मानव जाति में सामान्य होते हैं, जैसे 2 माहे, 2 टांगे, 1 हृदय, 1 पाचन तंत्र इत्यादि। शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता जीन से निर्धारित होती है। जीवन की किस अवस्था में कौन से अंग तंत्र परिपक्व होंगे, यह भी जीन से निर्धारित होता है। जीन के कारण ही वृक्ष, जानवर और मानव में अंतर होता है। तथापि बाहों और टांगों की लंबाई, अंगुलियों व पंजों के आकार, आँख, बाल व त्वचा के रंगों के जीन प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। इन्हीं जीन के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। समरूपी जुड़वां बच्चों के अतिरिक्त किसी भी 2 व्यक्तियों के जीन समूह समान नहीं होते। समरूपी जुड़वा बच्चे एकल युग्मनज, सिंगल ज़ायगोट के विभाजन से बनते हैं। कभी कभी 2 अंडाणु 2 शुक्राणुओं से एक ही समय पर निषेचित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 युग्मनज बनते हैं और वे जुड़वां बच्चे प्रातु जुड़वां बच्चे, फ्रेटमोल्ट ट्विंस कहलाते हैं। ऐसे में प्रत्येक बच्चे की भिन्न आनुवंशिक सामग्री होती है, क्योंकि वे अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु के समेकन का परिणाम होते हैं। आइए अब हम मानव विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की जटिल भूमिकाओं को समझें। विकास में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्षिक प्रभाव के विषय में कई मत है। किसी समय माना जाता था कि विकास पर परिवेश का प्रभाव आनुवंशिकता की तुलना में अधिक है। दूसरे समय में आनुवंशिकता की भूमिका परिवेश से महत्वपूर्ण समझी जाती थी। इनमें से कोई भी मत अब केंद्रीय नहीं है। बात यह नहीं है कि विकास आनुवंशिकता या परिवेश किससे प्रभावित होता है, और न ही यह है कि किस अनुपात में आनुवंशिकता और परिवेश विकास पर प्रभाव डालते हैं। वास्तव में विकास के विभिन्न पक्षों पर आनुवंशिकता और परिवेश परस्पर मिलकर प्रभाव डालते हैं। दोनों के प्रभाव को अलग करना सरल नहीं है, क्योंकि दोनों की परस्पर क्रिया निरंतर व जटिल होती है। शारीरिक विकास में कद, वजन, वृद्धि की गति, शरीर की आकृति,
रक्तचाप और हृदय गति काफी हद तक जीन से निर्धारित होते हैं, तथापि इन पर परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः यदि समरूप जुड़वां बच्चों में से एक शुरू में गंभीर संक्रमण से ग्रस्त हो जाए और लंबे समय तक बीमार रहे तो संभवतः उसके वजन और कद में वृद्धि स्वस्थ बच्चे के समान नहीं होगी। इसके कारण यह संभव है कि बीमार बच्चा स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा छोटा और हल्का हो, जबकि दोनों के जीन कद व वजन के लिए समान थे। क्रियात्मक विकास के संबंध में आपने पढ़ा कि बालिका को क्रियात्मक क्षमताएं सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार अथवा परिपक्व होना अनिवार्य है। बालिका की मांसपेशियां, हड्डियां और स्नायु विकसित होनी चाहिए। क्रियात्मक विकास के सार्वभौम स्वरूप व क्रमबद्धता भी यह प्रमाणित करते हैं कि क्रियात्मक विकास काफी हद तक परिपक्वता द्वारा निर्धारित होता है। यह तथ्य हमें जीन की भूमिका बताता है। फिर भी आसपास के परिवेश के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। परिवेश ही अभ्यास के अवसर प्रदान करता है जो क्रियात्मक क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बालिका साइकिल चलाना तभी सीख सकेगी जब उसे साइकिल चलाने का मौका मिला हो। वातावरण व आनुवंशिकता में परस्पर क्रिया निरंतर होती रहती। संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता और परिवेश के प्रभाव को समझने के लिए काफी अध्ययन हुआ है। एक विशेष अध्ययन में अनाथालय में रहने वाले शिशुओं का अवलोकन किया गया। इन संस्थाओं में एक पालनकर्ता कई बच्चों की देखभाल करती थी, अतः उसके पास बच्चों के साथ बोलने और खेलने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता था। इस कारण इन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनकी उम्र के मानदंडों से कम पाया गया। बाद में इनमें से 13 बच्चों को एक संस्था में महिलाओं की देखरेख में रखा गया, जहां उनके पालन पोषण व देखभाल का उचित ध्यान रखा जाता था। इन महिलाओं के पास बच्चों के साथ खेलने का समय भी था। 2 वर्षों के बाद अनाथालय में रह गए बच्चों की तुलना में इन 13 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि दिखाई दी। 20 वर्षों के बाद यह पाया गया कि वे सभी 13 बच्चे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। अनाथालय में रह रहे बच्चे अब भी वयस्कों की सहायता व देखभाल पर आश्रित थे। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए परिपोषण और स्नेही परिवेश जहां सीखने के विविध अवसर अति आवश्यक है। बुद्धि अथवा संज्ञानात्मक विकास जीन से भी प्रभावित होता है। एक विशेष आनुवंशिक असामान्यता के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में एक जीन नहीं होती, जिसके कारण एक विशेष एंजाइम शरीर में नहीं बनता। इस एंजाइम के अभाव से शरीर में विषैले पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। ये विषैले रसायन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं और कारण बुद्धि मंद भी हो सकती है, परंतु इसमें भी वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि स्थिति का जल्द ही पता चल जाए और आवश्यक इलाज कराया जाए तो तंत्रिका तंत्र में हुई हानि पर नियंत्रण पाया जा सकता है और तब बालिका मंद बुद्धि नहीं होगी। अतः आनुवंशिकता संज्ञानात्मक विकास के लिए क्षमता पोटेंशियल प्रदान करती है और परिवेश यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति की यह क्षमता कितनी साकार होगी। आनुवंशिकता और परिवेश की परस्पर क्रिया भाषा संबंधी विकास में भी परिलक्षित होती है। जो बच्चे जन्म से बधिर होते हैं वे सामान्यतः बोलना नहीं सीखते, परंतु यह देखा गया है कि प्रारंभिक महीनों में बालिका बबलाती अवश्य थी, लेकिन पालनकर्ताओं की प्रतिक्रिया नहीं सुनाई देने के कारण उसका बबलाना कम हो गया। बालिका जो ध्वनियां निकाल रही थी उसके संबंध में उसे कोई प्रतिपुष्टि नहीं हुई, अतः वह बोलने में असफल रही। यदि बधिरता का जल्दी पता लग जाए और सुनने में सहायता प्रदान की जाए तो बालिका बोलना सीख सकती है और धीरे धीरे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के बराबर क्षमता प्राप्त कर सकती है। व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को आनुवंशिकता तथा परिवेश किस प्रकार प्रभावित करते हैं? आपने यह तो पढ़ा कि व्यक्ति का कद काफी हद तक वंशानुगत होता है। व्यक्ति का कद उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। किसी व्यक्ति का कद यदि औसत से कम है तो संभवतः वह अपने प्रति अधिक सचेत रहेगा, सेल्फ कॉन्शियस, और संभव है कि यह उसकी सामाजिक अंतःक्रियाओं में आधा डाले। पिछली इकाइयों में आपने पढ़ा कि परिवेश से यह निर्धारित होता है कि बालिका के अनुभव किस प्रकार के होंगे। यही अनुभव बालिका के व्यक्तित्व के विकास पर भी प्रभाव डालेंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तित्व प्रत्यक्षतः आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। जीन के कारण व्यक्ति गुस्सैल,
मजाकिया या गंभीर स्वभाव का नहीं होता। जीन केवल व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व के विशेष लक्षण विकसित होते हैं। उदाहरणतः अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बच्चों की क्रियाशीलता वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। अध्ययन से यह भी मालूम हुआ है कि जो बच्चे जन्म के समय अधिक सक्रिय होते हैं, वे संभवतः अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी चलना सीखते हैं और अधिक क्रियाशील रहते हैं। इसका प्रभाव व्यक्तित्व के विशेष पहलुओं और अन्य क्षेत्रों में विकास पर पड़ सकता है। व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना कुछ भावनात्मक संरचना का कारण भी हो सकती है। यह देखा गया है कि जिन बच्चों के माता पिता भावात्मक रूप से परेशान होते हैं, उनमें भावात्मक समस्याओं की संभावना अधिक होती है। समरूप जोड़े में से यदि एक को भावात्मक समस्या हो तो यह संभावना है कि दूसरे में भी इसका विकास हो जाए। यह नहीं कहा जा सकता कि बालिका भावनात्मक असंतुलन जन्म से ही प्राप्त करती है। वास्तव में व्यक्ति का तनाव सहन करने का स्तर वंशानुगत होता है। भावात्मक असंतुलन व्यक्त है या अव्यक्त, यह बालिका के अनुभवों पर निर्भर करेगा। यदि परिवेश तनावपूर्ण है तो संभवतः बालिका भावात्मक रूप से परेशान रहेगी। भावात्मक असंतुलन की ओर जन्मजात प्रवृत्ति होने के बावजूद यदि अनुकूल परिस्थितियों हो तो बालिका सामान्य रह सकती है। उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि आनुवंशिकता और परिवेश परस्पर मिलकर विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं। आनुवंशिकता व्यक्ति की उपलब्धियों की सीमा निश्चित करती है और परिवेश यह निर्धारित करता है कि कितनी क्षमता साकार हो पाएगी। हम किसी भी मामले में यह नहीं कह सकते कि विकास केवल आनुवंशिकता या परिवेश का परिणाम है। यह दोनों की परस्पर क्रिया का नतीजा है। हमें वंश से जो विभिन्न जीन प्राप्त होते हैं और जो हमारे अनुभवों में भिन्नता होती है, उन्हीं के कारण हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 3.4 सारांश। इस इकाई में आपने विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा 2 सिद्धांतों से निर्धारित होती है। ये है विकास की गति सिर से पैर और मध्य से सिरे की ओर होती है। जीवन की किसी एक अवस्था में शरीर के विविध अंगों के विकास की गति में भिन्नता होती है। यद्यपि विकास का एक सामान्य स्वरूप होता है, फिर भी व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। विकास के पहलुओं में लिंग संबंधी भिन्नताएं भी होती है। विकास विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। विभेदीकरण से तात्पर्य है कि विकास की प्रगति सरलता से जटिलता की ओर होती है। एकीकरण का अभिप्राय शरीर के विभिन्न भागों के समन्वय द्वारा एक जटिल संरचना से है। इसका तात्पर्य व्यवहार के विभिन्न पैटर्नों में समन्वय स्थापित करने से भी है, जिसकी परिणति उच्च स्तर की जटिल संरचना में होती है। वृद्धि और विकास में दोनों ही प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। विकास के दौरान कुछ अवस्थाएं होती हैं जब बालिका विकासात्मक रूप से कोई विशेष कौशल सीखने के लिए परिपक्व अर्थात जैविक रूप से तैयार होती है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि बालिका को उपयुक्त अनुभव प्राप्त हो ताकि वह कुछ सीख सके। ये अवस्थाएं निर्णायक अवधियों मानी जाती हैं। निर्णायक अवधियों सीखने का सर्वोत्तम समय होती हैं। निर्णायक अवधियों के बाद भी सीखना असंभव तो होता है, परंतु इसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। कमी निर्णायक अवधि के पश्चात कोई कौशल सीखना असंभव भी हो सकता है। आपने यह भी सीखा है कि परिवेश और आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करते हैं। परिवेश का वर्गीकरण जन्म पूर्व और जन्मोत्तर में हो सकता है। जन्मोत्तर परिवेश में भौतिक स्थितियां व सामाजिक अनुभव सम्मिलित होते हैं। आनुवंशिकता का संबंध बालिका की जन्मजात विशेषताओं व लक्षणों से होता है। ये माता पिता से बच्चों में जीन द्वारा प्रदत्त होते हैं। मानव विकास आनुवंशिकता और परिवेश में परस्पर क्रिया का परिणाम है। 3.5 शब्दावली। विकास के विशेष चरण, वे विशिष्ट व्यवहार जिनका प्रयोग विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए चलना क्रियात्मक विकास का एक विशेष चरण है। चीजें दृष्टिगत न होने पर भी कहीं न कहीं है। इसकी समझ संज्ञानात्मक विकास का और माँ को पहचान पाना सामाजिक विकास का विशेष चरण है। धड़, टॉर्सो, बिना सिर, बाहों और टांगों वाला मानव शरीर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।